हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगली क्लास के अंदर। बेटा पिछली क्लास के अंदर अपन ने एंड्रोलॉजी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। और एंड्रोलॉजी में आपको कुछ चीज़ें डायग्राम के थ्रू आपको समझाई थी कि कौन सी चीज़ कहाँ प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं जो जिनका अपन अध्ययन करेंगे एंड्रोलॉजी के अंदर, नर जनन अंग के अंदर अपन जिसका अध्ययन करेंगे। और उसमें आपको कुछ चीज़ें मैंने बताई भी थी, ठीक है। तो एंड्रोलॉजी के अंदर जो पिछली क्लास में खत्म किया था उससे आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। उसमें आपको चार चीजें बताई थी अपन ने, वर्षण, अधिवर्षण, ठीक है, शिश्न और वास डिफरेंस। ये चार चीजें आपको मैंने बताई थी, ठीक है। ये चार चीजें पाई जाती हैं। और तीन मैंने आपको ग्रंथियां बताई थी, सहायक ग्रंथियां। कौन कौन सी थी? शुक्राशय, प्रोस्टेट और काउपर्ज, जिसको क्या कहते थे? बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। यहां तक आपको मैंने बता दिया था। अब इससे अपन आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो तैयार हो जाओ, एंड्रोलॉजी पूरी दिमाग में बिठाने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। नोट पहला, ठीक है। पहले नोट में क्या लिखेंगे अपन कि बेटा कुत्ते के अंदर है ना सिर्फ एक ही ग्रंथि पाई जाती है, उसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। जो सहायक ग्रंथियों की बात की थी अपन ने कल, आपको पता होगा, तीन ग्रंथियां बताई थी कि शुक्राशय, काउपर ग्लैंड और तीसरी कौन सी थी? प्रोस्टेट ग्लैंड। लेकिन बेटा ध्यान रखना है, कुत्ते के अंदर सिर्फ एक ही ग्रंथि पाई जाती है, इसीलिए ये क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट। और इसीलिए मैं लिखा रहा हूं इसको आपको नोट के अंदर कि कुत्ते में शुक्राशय और काउपर ग्रंथि तो क्या होती है? अनुपस्थित होती है, ठीक है। तो अब अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर, नोट के अंदर, कि कुत्ते में शुक्राशय, जिसको क्या बोलते थे? सेमिनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, एवं काउपर ग्लैंड या काउपर ग्रंथि, जिसको क्या बोल देते थे अपन? बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, अनुपस्थित होती है दोनों, ठीक है। ये दोनों क्या है इसके अंदर, कुत्ते के अंदर अनुपस्थित है, ठीक है। तो गुरुजी अनुपस्थित कौन सी है? तो बेटा मैंने क्या कहा था, पहली बात तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही हो गया, पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि कौन कौन सी ग्रंथियां कुत्ते के अंदर अनुपस्थित होती हैं। तो बेटा देखो, दो ग्रंथियां हो गई, शुक्राशय भी अनुपस्थित होता है और बल्बोयूरिथ्रल काउपर ग्लैंड भी जो अनुपस्थित होती है। फिर पाई कौन सी जाती है? तो बेटा ये भी लिख लो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिख लो आप कि कुत्ते में कौन सी सहायक ग्रंथि पाई जाती है। तो कुत्ते में केवल एक सहायक ग्रंथि पाई जाती है, कुत्ते में केवल एक सहायक ग्रंथि पाई जाती है, और उसका नाम क्या है बेटा? प्रोस्टेट ग्रंथि। ये इंपॉर्टेंट हो गया और ये एग्जाम में पूछ जाने के पूरे पूरे चांस है। क्यों? क्योंकि बेटा कुत्ते में सिर्फ एक ही पाई जा रही है, बाकी दोनों अनुपस्थित है। तो एग्जाम में पूछे जाने के तो पूरे चांस ही जाए, ठीक है बेटा। जितना भी जिससे अपन कहते हैं ना सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं, जिसको आगे पढ़ाएंगे आपको सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है, वो क्या होता है, ये ग्रंथियां मिलकर बनाती हैं। लेकिन कुत्ते में तो पाई एक ही जाती है, तो जो भी काम करेगी, ठीक है, वो कौन सी ग्रंथि करेगी? सिर्फ प्रोस्टेट ग्रंथि करेगी, ठीक है। अब कुत्ते की तो बात कर लिया सर, आज तक तो कुत्ते और बिल्ली को साथ साथ पढ़ाते आए हो, तो बिल्ली के बारे में कुछ बता दो। तो बेटा जो बिलाव है उसमें शुक्राशय अनुपस्थित होता है। जो बिलाव, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में टॉम भी कह देते हैं, ठीक है। तो बिलाव के बारे में पूछ लिया, बिलाव क्या बेटा? अरे बिल्ली का पति, बिल्ली का पति को क्या बोल देते हैं अपन? बिलाव बोल देते हैं अपनी देसी भाषा में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? टॉम कहते हैं। उसमें भी कौन सी? जो शुक्राशय ग्रंथि है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? सेमाइनल वेसिकल, वो अनुपस्थित होती है, ठीक है। तो अगली क्या लाइन होगी अपनी कि बिलाव में, जिसको क्या कह दिया? टॉम में शुक्राशय अनुपस्थित होता है। तो ये भी देखो एक क्वेश्चन हो गया, एग्जाम में पूछ लेंगे कि बिलाव में कौन सी ग्रंथि अनुपस्थित होती है।
तो तुम क्या कह दोगे बेटा, कौन सी ग्रंथि अनुपस्थित है? शुक्राशय ग्रंथि अनुपस्थित है बिलाव के अंदर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन तो आप गलत मत कर देना। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, बाद में मत कहना गुरुजी, बाद में याद आएगा यार गुरुजी ने लिखाया तो था यार, अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, भूल गए। तो बेटा भूलना नहीं है, पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, बाद में कहोगे गुरुजी ने बताया नहीं। तो अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए अगर एग्जाम में कि ऐसे जंतु जिनमें शुक्राशय नहीं पाया जाता, तो कौन कौन से जंतु हो गए ऐसे जिनमें शुक्राशय अनुपस्थित है? तो बेटा कौन कौन से हो गए आप सबको पता है, कुत्ता और बिल्ली। देखो अभी तो आपके सामने तो बताया कि देखो बिल्ली के अंदर तो अनुपस्थित है ही, साथ में क्या है, कुत्ते के अंदर भी शुक्राशय क्या है, अनुपस्थित है। तो एग्जाम में सीधा ये क्वेश्चन आ जाए कि शुक्राशय ग्रंथि किन किन जंतुओं में अनुपस्थित होती है, या ऐसे जंतु जिनमें शुक्राशय नहीं पाया जाता, तो आप क्या कर लोगे? अगर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट लिखाई देता हूं, क्योंकि गलती होनी नहीं चाहिए भाई एग्जाम में। एग्जाम में कोई भी गलती मंजूर ही नहीं है भाई। ऐसे जंतु जिनमें शुक्राशय अनुपस्थित होता है। किस किस के अनुपस्थित होता है बेटा? और अभी बताया, आपको याद भी हो गया होगा। किसके अंदर? कुत्ता के अंदर और बिलाव। ये बिल्ली तो क्या लिखेंगे, बिलाव ही लिखो, बिल्ली तो फीमेल हो गई बेटा, बिलाव ही लिखो। ठीक है, ऑप्शन में बिल्ली मिल जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना भाई बेटा। ठीक है, तो बिलाव और कुत्ते के अंदर क्या होती है, शुक्राशय ग्रंथि अनुपस्थित होती है। तो अपन ने ये क्या पढ़ लिया, ये नोट के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली जो एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेज हैं। तो बेटा इनको तो गलत कर ही मत देना, नहीं तो हो जाएगी फिर गड़बड़। अब अगला जो अपने चीज लेके आएंगे, एक एक अंक को पढ़ेंगे अपन कि नर जनन अंग में सबसे पहला अंक कौन सा आता है, वर्षण आता है। अब कोई पूछ ले कि इसकी संख्या कितनी होती है, गुरुजी वर्षण तो पता चल गया, स्क्रोटम होते हैं जो बाहर की तरफ पाए जाते हैं, उदर गुहा से बाहर पाए जाते हैं स्क्रोटम में, नीचे की तरफ। ठीक है, और मैंने आपको डायग्राम में भी बता दिया था, ये देखो ये क्या है, ये है वर्षण। ठीक है, तो ये टेस्टिकल है। जो बताओ इसके नंबर कितने होते हैं, सबको पता है बेटा, ऐसा कोई लड़का होगा नहीं जिसको पता नहीं हो। तो बेटा इनकी संख्या होती है 2। ठीक है, वर्षण की संख्या कितनी होती है, 2। और एक चीज आपको मैंने पहले बता दी थी कि कोई भी हार्मोन इंपॉर्टेंट है नर जनन के प्रति, या शुक्राणु का निर्माण, ये सारी क्रियाएं कहाँ हो रही हैं, शुक्र जनन का निर्माण, हार्मोन का निर्माण, ये सब किसके अंदर हो रही हैं, वर्षण के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया ये तो क्या हो गया, प्राथमिक प्रजनन अंग हो गया। ठीक है, तो नर में प्राथमिक प्रजनन अंग क्या है, वर्षण। अब क्यों है आपको बता ही दिया, क्योंकि भाई शुक्राणु भी इसमें निर्माण हो रहे हैं। जब सारा काम कर ही यही रहा है, हार्मोन भी यही बना रहा है, तो भाई प्राथमिक अंग भी यही रहेगा। ठीक है, तो नर में प्राथमिक प्रजनन अंग, और मादा में क्या था बेटा, अरे आप सही कह रहे हो, सबको याद आ गया, अंडाशय था। ठीक है, और नर में क्या है, प्राथमिक प्रजनन अंग वर्षण, क्योंकि भाई सबसे इंपॉर्टेंट काम तो इसी का है। अब ये पाए कहाँ जाते हैं, तो बेटा ये वर्षण है ना, स्क्रोटम में शरीर से बाहर पाए जाते हैं, आपने देखा भी होगा। क्योंकि बाहर एक स्क्रोटम क्या है, अरे एक स्किन का फोल्ड होता है। ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, वर्षण अंदर उसके पाए जाते हैं स्क्रोटम के अंदर। ठीक है, तो वर्षण कहाँ पाए जा रहे हैं, वर्षण स्क्रोटम के बाहर पाए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब स्क्रोटम के अंदर, शरीर से बाहर। तो क्या हो गया, वर्षण कहाँ पाए जाते हैं, वर्षण स्क्रोटम में, शरीर से बाहर पाए जाते हैं। अब बेटा ये स्क्रोटम में शरीर से बाहर क्यों पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। टेस्टिस तो ये जो वर्षण है वो तो शरीर के अंदर भी हो सकते थे, भगवान ने इनको बाहर क्यों बनाया, तो बेटा भगवान ने जो भी चीज की है वो सोच समझ की है। क्यों, क्योंकि शुक्र जनन के लिए है ना, शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, शुक्र जनन तभी होगा जब शरीर से कम तापमान होगा।
ठीक है, अगर शरीर के जितना ही तापमान हो गया ना, जैसे शरीर का 37 डिग्री है, 37 डिग्री है, अब 37 डिग्री तापमान हो गया वर्षण का भी, तो बेटा फिर शुक्र जनन क्रिया नहीं होगी। शुक्राणु के निर्माण के लिए कब तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए क्या होते हैं, ये बाहर पाए जाते हैं। यह आपको सबको पता है, क्योंकि स्क्रोटम का तापमान शरीर के तापमान से कितना होता है, 4 से 6 डिग्री कम होता है। ठीक है, क्योंकि स्क्रोटम का तापमान शरीर के तापमान से 4 से 6 डिग्री कम होता है। इसलिए क्या 4 से 6 डिग्री कम होगा तो क्या है, जो शुक्र जनन के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगर इतना कम टेम्परेचर नहीं हुआ, 4 से 6 डिग्री टेम्परेचर कम नहीं हुआ, तो बेटा शुक्राणु बढ़ेंगे ही नहीं। तो शुक्राणु तो बनाने भाई साहब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो शुक्र जनन के लिए आवश्यक है, जनन के लिए आवश्यक है, ठीक है, इतना टेम्परेचर कम नहीं होगा तो शुक्राणु का निर्माण कम नहीं होगा। बेटा क्या है कि शुक्राणु जब तक परिपक्व नहीं होते ना, मेच्योर नहीं होते, उससे पहले अगर शरीर के तापमान जितना तापमान पे रख लोगे ना आप शुक्राणु को, तो वो मर जाएंगे, वो जिंदा ही नहीं रहेंगे। इसीलिए क्या करते हैं, पहले शुक्राणु बनते हैं कहाँ पे, वर्षण में, और उनका तापमान 4 से 6 डिग्री क्या होता है, कम होता है शरीर से। तो 4 से 6 डिग्री कम होगा तो वहाँ शुक्राणु बन भी लेंगे और परिपक्व भी हो जाएंगे, और परिपक्व होने के बाद तो क्या होंगे, शरीर के अंदर आते हैं, लेकिन उसके बाद उनको कोई दिक्कत नहीं है। एक बार परिपक्व हो गए तो बेटा कच्चे बच्चे होते हैं उनको ही दिक्कत है। एक बार तुमने अच्छे से सब्जेक्ट पढ़ ली और पक गए तो फिर तुम्हें कोई फेल करने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब बेटा दो बता दो दिए गुरुजी आपने कि 2 वर्षण होते हैं। अब इनमें बड़ा कौन सा होता है, अब बाहर से देख के तो पता नहीं लगता, लेकिन बेटा उनमें फर्क होता है। और फर्क क्या है कि जो बायां वर्षण है वो दाहिने वर्षण से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, जो बाएं साइड का वर्षण होता है ना वो बड़ा होता है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा वर्षण या किस दिशा का वर्षण ज्यादा बड़ा होता है, तो कौन सा हो गया बेटा, बायां साइड का वर्षण। बायां टेस्टिस जो होता है, बायां वर्षण दाएं वर्षण से बड़ा होता है। ठीक है, आकार में दोनों समान नहीं होते, आकार में बायां और दायां दोनों आपस में समान नहीं होते। कौन सा बड़ा है बेटा, बायां वर्षण क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, अब जो वर्षण है टेस्टिस है अपन जिसकी बात कर रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं बेटा, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, आपको बताई हुई है। एक तो होती है सर्टोली कोशिका और दूसरी कौन सी होती है, लेडिंग कोशिका। ठीक है, तो बेटा जो लेडिंग कोशिका के बारे में बता देता हूं आपको, और पीछे भी आपको बताया हुआ है हार्मोन के अंदर, अगर आपको याद है तो, कि लेडिंग कोशिकाएं क्या करती थी, ये बेटा एंड्रोजन का स्रावण करती थी। एंड्रोजन क्या, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो लेडिंग कोशिकाएं क्या करती थी बेटा, लेडिंग कोशिका, या यहां लिख लो तुम आराम से, हिंदी भी लिख लो चाहे, लेडिंग कोशिका किसका श्रावण करती थी, टेस्टोस्टेरोन। अरे जो सारे काम करवाता है, शुक्र जनन करवाता है, शुक्राणु का निर्माण करवाता है। अरे मनुष्य के अंदर या मेल के अंदर मान लो, नर के अंदर जितने भी द्वितीय कैरेक्टर हैं, द्वितीय लैंगिक लक्षण हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से आ रहे हैं, इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आ रहे हैं। तो यह हार्मोन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, और वो स्रावित कहां से हो रहा है, इस कोशिका से हो रहा है, लेडिंग कोशिका। अब लेडिंग कोशिका नहीं हो तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित नहीं होगा भाई साहब। कोशिका एंड्रोजन, या इसको क्या बोलते हैं, आगे लिख लो, या टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती है, का श्रावण करती है बेटा। ठीक है, अब जैसे कैसे पाई जाती है लेडिंग कोशिकाएं, आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ मोटा मोटा सा, ताकि आपके दिमाग में थोड़ी चीज सेट रहे। ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया वर्षण। ठीक है,
इसके अंदर पाई जाती हैं वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं ऐसे, ठीक है। और उसके अंदर क्या पाई जाती हैं, इसके अंदर पाई जाती हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, ऐसे ऐसे नलिकाएं पाई जाती हैं बेटा, जिनके अंदर क्या है, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, जिनके अंदर क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण किसके अंदर होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, ठीक है। अरे ट्यूबुल्स किसको बोलते हैं बेटा, नलिकाएं, हिंदी में इनको नलिका बोल देते हैं। तो ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, सेमिनिफेरस नलिकाएं हैं, और ये क्या नलिका जैसी ही होती हैं, देखो यहाँ इनका एंड हो जाता है और यहाँ आके आगे जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये नलिकाएं होगी, इनके अंदर होगा शुक्राणुओं का निर्माण, ठीक है। तो बेटा ये लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, ये लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं इनके बाहर, यहाँ पे पाई जाएंगी, किसके, सेमिनिफेरस नलिकाओं के बाहर पाई जाती हैं ये लीडिंग कोशिकाएं। जो क्या करेंगी, टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करेंगी। और एक क्या बताई थी मैंने, सर्टोली कोशिकाएं। तो बेटा ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है ना, इनके अंदर ही पाई जाती हैं सर्टोली कोशिकाएं, तो इनके अंदर ही मिलेंगी यहीं पे, जो क्या करती हैं, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करेंगी वो। तो इनके अंदर ही क्या पाई जाएंगी, सर्टोली कोशिकाएं, ठीक है। तो ये तो आपको एक थोड़ा मोटा मोटा आइडिया देने के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि क्या तो भाई लीडिंग सेल कहाँ तो क्या पाई जा रही हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहाँ होती हैं, कैसी डिजाइन होती है उनकी, या सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जा रही हैं। सिर्फ आपको ये बताने के लिए, ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा सेट हो जाए, चीज़ें आप भूल नहीं पाओ आसानी से, ठीक है। तो ये तो क्या पढ़ने पढ़ लिया वृषण के बारे में। अब अपना जो अगला है वो पढ़ेंगे अपन अधिवृषण, ठीक है। अधिवृषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमस, ठीक है, एपिडिडाइमस, अधिवृषण। अब बेटा जब वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण हो गया ना, तो उसके बाद क्या करेगी, जो ये अधिवृषण है, जिसको क्या कहा अपन ने, एपिडिडाइमस, वो क्या करेगी, शुक्राणुओं को वृषण से लेकर कहां तक पहुंचा देगी, वास डेफरेंस तक, ठीक है। कहां तक पहुंचा देगी, वास डेफरेंस तक। अरे बेटा देख लो, यही पहुंचा रही है, कैसे, ये देखो वास डेफरेंस ये है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, यहां जो वृषण में निर्माण हो रहे हैं शुक्राणु, उनको देखो यहां से लिया और किस में पहुंचा दिया, ये वास डेफरेंस है, ये नलिका, ठीक है, इसमें दे दिया। तो इसका क्या काम हो गया भाई, अधिवृषण का क्या काम हो गया, कि यह शुक्राणु को वृषण से वास डेफरेंस तक पहुंचाने वाली नलिका अधिवृषण कहलाता है, ठीक है। तो क्या होगी इसकी, है क्या ये, शुक्राणुओं को वृषण से वास डेफरेंस के आगे जाती है फिर, ठीक है। यहां तक वास डेफरेंस तक कौन पहुंचाएगा, अधिवृषण पहुंचाएगा, ठीक है। वास डेफरेंस तक पहुंचाने वाली नलिका अधिवृषण कहलाती है। मतलब क्या है बेटा ये, अरे ये एक नली है, ठीक है। जैसे ये तो हो गए टेस्टिस, यहां से क्या किया, टेस्टिस से शुक्राणु ले लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इससे तो शुक्राणु ले लिए और दे किसको दिए, इससे आगे हो रहा है वास डेफरेंस शुरू। तो ये तो क्या है, वास डेफरेंस, और ये क्या है, टेस्टिस, और ये क्या है, अधिवृषण। तो ये क्या कर रही है, वृषण से तो ले रही है शुक्राणुओं को, और किसको दे रही है, वास डेफरेंस तक पहुंचा रही है। तो ये नलिका है। अभी नलिका के काम भी है, और इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। वो आपको हम बताएंगे अभी कि क्या क्या तो इसके काम होते हैं और कौन कौन से इसके भाग हैं। तो बेटा अधिवृषण के क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक तो हेड होता है, एक होता है मिडिल, और तीसरा क्या होता है, टेल, ठीक है। तो अधिवृषण के कितने भाग हो गए, 3 भाग होते हैं बेटा।
3 भाग होते हैं। मतलब ये नलिका है ना, कुल मिला के समझो कि नलिका है ना, इस नलिका के 3 भाग होते हैं। इस नलिका को अपन ने 3 भागों में कर दिया। ठीक है, पहला तो कौन सा हो गया, हेड हो गया। हेड कौन सा है, ऊपर का भाग है, सबसे ऊपर का भाग, जो क्या वर्षण से जुड़ रहा है, वर्षण से शुक्राणु को लेके आ रहा है। तो ऊपर का भाग तो कौन सा हो गया, पहला तो हेड। फिर जो बीच का है उसको क्या बोल दिया अपन ने, मिडिल। देखो वैसे भी मिडिल को बीच का ही बोलते हैं, जो मिडिल है वो। तो जो बीच का भाग है अधिवर्षण का, जो अधिवर्षण नलिका है उसका बीच का भाग है, उसको क्या बोल दिया अपन ने, मिडिल। और जो लास्ट भाग है उसको क्या कहते हैं, लास्ट वाले को टेल कहते हैं भाई साहब। ठीक है, तो तीसरा कौन सा हो गया, टेल, यानी नीचे का भाग, सबसे नीचे का भाग। तो बेटा सबसे लास्ट के भाग को टेल, सबसे ऊपर तो क्या है हेड, फिर मिडिल, और सबसे लास्ट में क्या, टेल। ऐसे याद कर लेना बस। ठीक है, याद करने में आसानी रहेगी आपको कि 3 भाग हो गए इसके। सबसे ऊपर तो हेड आता है, हेड किससे जुड़ जाएगा, वर्षण से। और टेल किससे जुड़ता है, मैंने कहा था ना कि ये आखिरी में किसके साथ जुड़ती है, वास डिफरेंस के साथ जुड़ती है। क्या करती है, कहां से लाती है, देखो इसमें लिखा भी हुआ भी है कि वर्षण से, तो वर्षण में सबसे ऊपर का भाग जुड़ेगा। ठीक है, और कहां तक ले जाती है, वास डिफरेंस तक पहुंचाती है। तो वास डिफरेंस तक कौन जुड़ेगी, टेल भाग। ठीक है, अभी आपको बताया था ना कि नलिका है तो इसका ये वाला भाग हेड तो किससे जुड़ जाएगा, वर्षण से। और ये आखिरी भाग है, ये आखिरी भाग क्या है इसका, टेल है। तो ये टेल किससे जुड़ेगा, वास डिफरेंस से। तो ये बात भी आपको मैं लिखाई देता हूं। ठीक है, क्योंकि टेल भाग जो वास डिफरेंस से जुड़ता है, ये टेल वास डिफरेंस से जुड़ती है। ठीक है, और वास डिफरेंस से जुड़ के क्या करेगी, शुक्राणु को वास डिफरेंस को दे देगी। ठीक है, तो ये क्या हो गए इसके 3 भाग हो गए। ठीक है, अब टेल का एक खास बात हो रहा है बेटा। ठीक है, टेल क्या करती है, इस भाग में शुक्राणु का संग्रहण होता है। जो आखिरी भाग होता है ना टेल, तीसरा भाग है, उसमें क्या होता है, वो शुक्राणु का संग्रहण करती है, शुक्राणु को एकत्रित करके रखती है। वहां क्या होता है, अरे वहां उसका परिपक्वन होता है शुक्राणु का, शुक्राणु वहीं पड़े रहते हैं कई दिन तक। जो मेच्योर नहीं होते, परिपक्व नहीं होते ना, वो टेल में आके रुक जाते हैं, और फिर टेल में पड़े पड़े क्या हो जाते हैं, वो परिपक्व हो जाते हैं ना, जब मेच्योर हो गए उसके बाद में आगे जाएंगे। तो टेल में जो तीसरा भाग है ना, टेल, ठीक है, जो तीसरा भाग है टेल, उसमें क्या होता है, इस भाग में शुक्राणु का संग्रहण होता है, मतलब इसमें एकत्रित हो जाते हैं शुक्राणु आके। तो इस भाग में शुक्राणुओं का संग्रहण होता है। ठीक है, टेल भाग के अंदर क्या हो गया, शुक्राणु को आकर एकत्रित हो गए। क्यों एकत्रित हो गए, अरे वो आपको बता दिया, यहां आएंगे वो जो परिपक्व नहीं है, तो यहां टेल में आके एकत्रित हो जाएंगे। वहां पहले परिपक्व होंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। उसके बाद आगे किसमें, टेल के आगे तो क्या होता है, वास डिफरेंस होती है, अभी तो बताया था आपको। ठीक है, तो टेल क्या क्या हो गया, वास। अब इसके कार्य क्या क्या है, अधिवर्षण क्या क्या कार्य करता है, एपिडाइमस के कार्य क्या क्या है, आपको वो बताता हूं मैं कि अधिवर्षण के कार्य। देखो बेटा, पहला तो कार्य आपको यही बता दिया कि क्या करता है, ये स्पर्म का भंडारण करता है। अधिवर्षण टेल भी तो अधिवर्षण का ही तो हिस्सा है। ठीक है, तो पहला तो क्या करेगा, ये स्पर्म का भंडारण, और फिर इस भंडार करके क्या करेगा, ऐसे तो है नहीं कि भंडारा करके क्या करना है उसको बाद में कोई बेच देगा, नहीं बेटा, वहां पड़े पड़े क्या होते हैं, स्पर्म परिपक्व हो जाते हैं। और जब परिपक्व हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं ना, उसके बाद वो क्या करते हैं, वास डिफरेंस के अंदर चले जाते हैं। तो पहला क्या कार्य होगा इसका, स्पर्म का एकत्रीकरण, या इसको क्या कह सकते हैं अपन, स्टोरेज कह सकते हैं, या भंडारण कह सकते हैं। स्पर्म का भंडारण क्या बोल दिया जिसको, स्टोरेज, एवं
भंडार करके क्या कर रहा है बेटा, परिपक्व कर रहा है। ठीक है, भंडारण एवं परिपक्वन, जिसको इंग्लिश में क्या बोल देते बेटा, मेचुरेशन। ठीक है, जैसा बताया ना टेल के अंदर क्या हो रहा है, ये भी तो उसी का हिस्सा है। तो वहां शुक्राणु इकट्ठे होके वहां क्या हो रहा है, भंडार हो रहा है, और क्या हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं। दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पे परिपक्व हो रहे हैं, तो बेटा स्पर्म को पोषण कौन प्रदान करेगा। ठीक है, तो अधिवसन का क्या कार्य है, स्पर्म को पोषण प्रदान करना। दूसरा, क्योंकि भाई भंडार हो रहे हैं तो ऐसे तो है नहीं है बिना पोषण के जीवित रह जाएंगे स्पर्म। स्पर्म को भी जीवित रहने के लिए पोषण चाहिए, तो पोषण भी कौन देगा, अधिवसन देता है। तो स्पर्म को दूसरा कार्य क्या हो गया, पोषण प्रदान करना। बेटा पोषण प्रदान करेगा तभी तो स्पर्म जीवित रहेंगे। यहाँ भंडार तो कर रहे हो, परिपक्व होने के लिए भी तो पोषण चाहिए। बिना पोषण मिले परिपक्व थोड़ी ना हो जाएगा। और तीसरा क्या हो गया, ये नलिका क्या कर रही है, शुक्राणुओं को वर्षण से लेके वास डिफरेंस तक स्थानांतरित कर रही है। मतलब तीसरा काम क्या होगा इसका, स्थानांतरण या ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं जिसको अपन। तो शुक्राणु का ट्रांसपोर्ट या स्थानांतरण, या जिसको अपन ने क्या कह दिया बेटा, ट्रांसपोर्ट। अरे बेटा ट्रांसपोर्ट भी तो कर रही है, वर्षण से लेके क्या कर रही है, ये वास डिफरेंस तक लेके जा रही है इनको। तो गाड़ी का काम भी तो कर रही है, ट्रांसपोर्ट का काम भी तो कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, अधिवसन के कार्य। अगला क्या है अब, वास डिफरेंस। ठीक है, अगला क्या हो गई, वास डिफरेंस। ठीक है, ये क्या होती है वास डिफरेंस, ये क्या करती है, इस नलिका का काम क्या है कि ये किससे ले रही थी, अधिवसन से शुक्राणु ले रही थी, और दे कहां देगी, मूत्र मार्ग तक ले जाती है। ये भी एक नलिका ही है। तो इसका क्या काम हो गया, यह नलिका शुक्राणु को कहां से ले रही है, अधिवसन से लेकर मूत्र मार्ग तक छोड़ती है। यह नलिका शुक्राणुओं को अधिवर्षण से, अधिवर्षण ने क्या किया था, वास डिफरेंस तक पहुंचा दिया था। तो ये क्या करेगी, अधिवर्षण से लेके क्या कर देगी, मूत्र मार्ग तक पहुंचा देगी। अधिवर्षण से मूत्र मार्ग तक पहुंचाती है। बेटा ऐसे नहीं है कि शुक्राणु सीधे एक ही नलिका से क्या हुआ, सीधे क्या हुए, बाहर निकल गए। नहीं बेटा, अलग अलग नलिकाएं हैं जो क्या करेंगी कि भाई यहां से तो यहां तक मैं पहुंचाऊंगी, यहां से यहां तक तू पहुंचा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अधिवर्षण आई, उसने क्या किया, वास डिफरेंस तक पहुंचा दिया। वास डिफरेंस ने कहां तक पहुंचा दिया, अधिवर्षण से लेके मूत्र मार्ग तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये वास डिफरेंस का काम हो गया। ठीक है, अब इसके आगे जो चौथा भाग है वो कौन सा है, शिश्न, जिसको क्या कहा, पेनिस। तो बेटा इसका काम क्या है, पेनिस का काम क्या है बेटा, ये समागम में मदद करता है। अगर पेनिस नहीं होगा तो समागम की क्रिया ही नहीं होगी, शुक्राणु मादा के अंदर छोड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो पेनिस का क्या काम हो गया, पहला तो किसमें काम करता है, ये समागम में मदद करता है। समागम में मदद करता है बेटा। इस अगर ये नहीं होगा तो शुक्राणु मादा की योनि मार्ग में छोड़ ही नहीं पाएगा मेल। तो इसलिए किस में मदद कर रहा है, ये समागम में मदद कर रहा है। अब बेटा जो पेनिस है उसका सबसे आगे एक उभरा हुआ भाग होता है। ठीक है, उस उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं अपन, ग्लास पेनिस कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछ भी दे सकते हैं ये कि शिश्न के आगे का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है। तो आगे का उभरा हुआ भाग क्या कहते हैं अपन, आगे का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, ग्लास पेनिस। ग्लास पेनिस कहलाता है बेटा।
ठीक है, क्या कहलाता है बेटा, ग्लास पेनिस, जो शिशन के सबसे आगे होता है, उभरा हुआ भाग। ठीक है, अब ग्लास पेनिस तो हो गया सर जी, ठीक बात है। अब ग्लास पेनिस के ऊपर बेटा एक कोमल गतिशील त्वचा होती है, जिसको क्या कहते हैं, प्रीप्यूस कहते हैं। ठीक है, ग्लास पेनिस होता है, उसके ऊपर क्या होती है, आपको लास्ट में डायग्राम में दिखाया भी था मैंने, जब बताया भी था लास्ट वाली क्लास के अंदर। ठीक है, कि ग्लास पेनिस है, उसके ऊपर क्या होती है, एक गतिशील त्वचा होती है। ठीक है, तो ग्लास पेनिस पर कोमल गतिशील त्वचा होती है। त्वचा होती है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, प्रीप्यूस कहते हैं जिसे। तो एग्जाम में पूछ लें कि ग्लास पेनिस के ऊपर जो गतिशील कोमल त्वचा होती है उसको क्या कहते हैं बेटा, प्रीप्यूस कहते हैं उसको। ठीक है, उसको क्या कह दिया अपन ने, प्रीप्यूस कह दिया। ठीक है, अब खास ध्यान रखने वाली बात क्या है कि बेटा एक तो बिलाव के अंदर और दूसरा किसके अंदर, सुअर के अंदर ग्लास पेनिस अनुपस्थित होता है। ठीक है, जो उभरा हुआ भाग है, शिशन के आगे जो उभरा हुआ भाग होता है, जिसको अपन ने क्या कहा था, ग्लास पेनिस कहा था, ये बेटा बिलाव के अंदर भी अनुपस्थित होता है और सुअर के अंदर भी अनुपस्थित होता है। तो ये बेटा क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट कि बिलाव और सुअर में ग्लास पेनिस अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता बेटा इसके अंदर। तो इंपॉर्टेंट है बेटा ये, तो इसको तो इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांस हैं। किसके अंदर, बिलाव, जिसको क्या कह देते हैं इंग्लिश में अपने, टॉम, एवं सुअर में ग्लास पेनिस, जो पेनिस का आगे का उभरा हुआ भाग होता है वो अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता बेटा इनमें। ठीक है, तो भाई गुरुजी कुछ तो पाए जाते होंगे, तो आपको बताता हूँ जनरल नॉलेज के लिए कि बिलाव के पेनिस के आगे तो क्या होते हैं, कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अरे बोले गुरुजी कांटेनुमा संरचना पाई जाती है तो बहुत दिक्कत होगी बिलाव को, तो बेटा बिलाव को दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है बिल्ली को। ठीक है, और सुअर के अंदर क्या होता है, आगे जो ग्लास पेनिस जगह होती है वहां क्या होती है, घुमावदार होती है वो। ठीक है, तो सुअर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी ग्लास पेनिस नहीं पाए जाते, इनके अंदर अलग संरचनाएं पाई जाती हैं। तो एग्जाम में गलत तो नहीं कर दोगे, अभी भी तो ऐसे नहीं कर दोगे कि गुरुजी नहीं अभी हमें याद नहीं हुआ, बेटा ऐसा तो कर ही मत देना। ठीक है, अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी, कि घोड़े में ग्लास पेनिस के ऊपर है ना एक उभार होता है या एक घेरा पाया जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, कोरोना ग्लांडिस कहते हैं। घेरा कैसे, कि जैसे मान लो ऐसे, ये यहां पे है ना एक, यहाँ पे पूरे चारों तरफ एक घेरा पाया जाता है, यहाँ पे जहां स्टार्ट होगा ना ग्लास पेनिस उसके ऊपर जस्ट एक पूरा घेरा पाया जाता है, जिसको अपन क्या कहते थे, क्या कह दिया अपन ने उसको, कोरोना ग्लांडिस। ठीक है, तो क्या हो गया, घोड़े के ग्लास पेनिस पर, ठीक है, किसके ऊपर बेटा, ग्लास पेनिस के ऊपर पाया जाता है, एक बिल्कुल उभार पाया जाता है पूरे चारों तरफ, देखोगे ना आप। ठीक है, पेनिस पर उभार, या उसको अपन कह सकते हैं घेरा भी कह सकते हैं, उभार या घेरा पाया जाता है। जिसे क्या कह दिया अपन ने, कोरोना ग्लांडिस कहते हैं। ठीक है, जिसे कोरोना ग्लांडिस कहते हैं। अरे बेटा ये इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन, अब तो कैसे हो गया, किस तरीके से एग्जाम में पूछ सकते हैं बेटा, मैं साथ साथ बताते चलता हूं आपको, साथ साथ आप ध्यान रखते चलना। ठीक है, अपने को कुल मिला क्या है, क्वेश्चन गलत नहीं करना एग्जाम में। ठीक है, तो क्या हो गया, पहला क्वेश्चन तो किस तरह पूछ सकते हैं कि कोरोना ग्लांडिस किस जानवर में पाया जाता है, तो क्या कह दोगे तुम कि गुरुजी घोड़े में पाया जाता है।
या क्या पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ग्लास पेनिस के ऊपर घोड़े में आ सकता है, घोड़े में ग्लास पेनिस के ऊपर एक उभार पाया जाता है जिसे कहते हैं, तो बेटा उसको क्या कहते हैं, कोरोना ग्लैंडिस। तो बेटा चाहे क्वेश्चन पहले वाले तरीके से पूछे चाहे दूसरे वाले तरीके से पूछे, आपको गलत नहीं करना है भाई, ठीक है, आपको तो क्वेश्चन वो सही करना है। तो अब बता देता हूँ, घोड़े का तो होगी बात, अब बता देते अपन कुत्ते की बात करते हैं। तो बेटा कुत्ते के सिस्टम का जो पिछला हिस्सा होता है ना वो थोड़ा अधिक फूला हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, बल्बस ग्लैंडिस कहते हैं। इसका जो पेनिस होता है उसका पिछला हिस्सा, आगे का नहीं, उसके पीछे का हिस्सा, ठीक है। जैसे ये अगला भाग है ना, तो यहाँ पीछे की तरफ क्या होता है, थोड़ा फूला हुआ हिस्सा होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, बल्बस ग्लैंडिस कह देते हैं। तो इसको भी अपन लिख लेते हैं कि कुत्ते का पिछला हिस्सा अधिक फूला हुआ होता है। कुत्ते का शिश्न का पिछला हिस्सा अधिक फूला हुआ होता है। जिसको अपन ने क्या कह दिया बेटा, जिसको अपन ने बल्बस ग्लैंडिस। देखो नाम ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, कोरोना ग्लैंडिस अलग चीज है, वो घोड़े में पाई जाती है, और बल्बस ग्लैंडिस है वो कुत्ते में पाई जाती है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, जिसे बल्बस ग्लैंडिस कहते हैं। अब बेटा ये बल्बस ग्लैंडिस आप सबको पता है, ठीक है, कि बल्बस ग्लैंडिस है क्या चीज। तो बेटा जब कुत्ता सेक्स करता है या कुत्ते में सेक्स होता है तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि वो दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं, कुत्ता और कुत्ती कुछ समय के लिए, ठीक है। और कुछ लोग तो इतने मतलब निकम्मे लोग होते हैं कि उनके क्या करते हैं, बीच में लठ मार देते थे, ठीक है। बेटा ये बहुत गलत तरीका है, क्योंकि बेटा ये क्या है, जो दोनों जॉइंट होता है दोनों में, वो किसकी वजह से होता है, इसी बल्बस ग्लैंडिस की वजह से होता है। ये क्या होता है, सेक्स के दौरान क्या होता है, फूल जाता है, और फूलने की वजह से क्या करती है कुतिया, इसको बल्बस ग्लैंडिस कुतिया की वेजाइना में फंस जाता है। अब उसको क्यों फंस जाएगा, क्यों फंस जाएगा बेटा, क्योंकि कुतिया अपनी वेजाइना को टाइट कर लेती है ताकि जितने भी शुक्राणु निकले कुत्ते से वो सारे कुतिया की वेजाइना में आ जाएं और कुतिया प्रेग्नेंट हो जाए, ठीक है। इसलिए क्या होता है, उनमें वो जॉइंट होता है, ठीक है। अब उसको तुम कुत्ते को बीच में मारोगे तो क्या होगा, उसके पेनिस में इंजरी आ सकती है या उसकी कोई वुंड हो सकता है, ठीक है, और उसकी वजह से बाद में वो सड़ गल के वो कुत्ता मर भी सकता है। तो बेटा अगर आपको कभी भी ये चीज़ें आपको लोगों को बतानी है कि ये चीज़ गलत नहीं है, ठीक है, इनका नेचुरल प्रोसेस है ये ऐसे नहीं है कि अलझ गए तुम उनको छुड़ाओ, नहीं बेटा, ये इनका नेचुरल प्रोसेस है, इसी बल्बस ग्लैंडिस की वजह से उलझते हैं। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन गलत मत कर देना आप, और दूसरा आपको कहीं कुत्ते सेक्स करते दिख जाएं और वो फंसते दिख जाएं तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो और आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें नेचुरल है भाई, इसमें कुत्ते की कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ये बात तुम ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन एग्जाम में की दृष्टि से भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हर चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। अब आप खुद समझदार हो तो ये गलती मैं बहुत बार लोगों को करते हुए देखता हूँ तो मेरा दिल तो बहुत दुखी होता है भाई, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, कुत्ते की बात हो गई। अब किसकी बात करते हैं अपन, कि बक और रैम जो होता है, ठीक है। बक और रैम में क्या होता है, शिश्न में क्या पाया जाता है, यूरिथ्रल प्रोसेस पाया जाता है। किसके अंदर, बक और रैम में, बक एवं रैम में, किसके अंदर, शिश्न का जो आखिरी भाग होता है ना उसमें एक प्रोसेस मिलती है। जैसे शिश्न का ये आखिरी भाग हो गया ना, उसमें एक ऐसी प्रोसेस ही मिलेगी जिसको क्या कहते हैं अपन, यूरिथ्रल प्रोसेस कहते हैं। तो बक और रैम के शिश्न में क्या मिलेगा आपको, यूरिथ्रल प्रोसेस मिलेगी। रैम के शिश्न में यूरिथ्रल प्रोसेस पाया जाता है। तो एग्जाम में ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये एक तरीके से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा इस सब्जेक्ट के अभी, ठीक है, कि यूरिथ्रल प्रोसेस किन जानवरों में पाया जाता है। तो आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन की बक, रैम, स्वाइन या कैमल, ठीक है, सुअर, कैमल कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कर दोगे आप, बक और रैम क्या है बेटा, अरे ये भेड़ और बकरी के पति हैं,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके अंदर कैसा मिला, यूरिथ्रल प्रोसेस मिल गया। अब पूछ लें कि सूअर में, गुरुजी सबके बारे में बता दिया, तो सूअर के पेनिस का अग्रभाग कैसा होता है, तो बेटा मैंने बताया था इसके अंदर क्या पाया जाता है, ग्लास पेनिस तो क्या अनुपस्थित होता है, तो क्या होता है जो इसका अग्रभाग होता है पेनिस का वो ट्विस्टेड होता है। ट्विस्टेड समझते हो, ऐसे घुमा हुआ, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ लें कि किस जानवर का पेनिस का अग्रभाग ट्विस्टेड होता है, तो बेटा क्या कर दोगे आप, सूअर का, ठीक है। सूअर के पेनिस का अग्रभाग कैसा होता है, ट्विस्टेड होता है। सूअर के पेनिस का अग्रभाग ट्विस्टेड होता है। ट्विस्टेड क्या है बेटा, कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है, घुमा हुआ कहते हैं अपन इसको, आगे से जैसे जैसे घूम जाता है ना, 2-3 आंटी लग जाती हो वैसे, वैसे क्या होता है, ट्विस्टेड होता है, घुमा हुआ होता है, ठीक है। तो ये क्या हुई, ये आपको अपने सिस्टम के बारे में बता दिया, जो 4 मेजर ऑर्गन थे उनके बारे में आपको मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। अब इससे अगला अपन टॉपिक कौन सा लेके आएंगे कि सिग्मोइड फ्लेक्सर, ठीक है। लेकिन सिग्मोइड फ्लेक्सर क्या है वो अलग से टॉपिक है, तो उसकी अपन स्टार्ट भी क्या करेंगे, अलग से ही करेंगे, ठीक है। यहां तक क्या करो, आपको जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट में बताए मैंने, ठीक है, वो सारे दोबारा कर देने। एक बार मैं आपको फिर से चाहे दोहरा देता हूं, ठीक है। जो वर्षण की संख्या कितनी है, 2। जो क्या करेंगे, वर्षण क्या काम है जिसका, वर्षण के अंदर बेटा प्राथमिक प्रजनन अंग कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। बट इनको क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण करने के लिए 4 से 6 डिग्री तापमान कम की आवश्यकता होती है, इसलिए शरीर से बाहर स्क्रोटम में पाए जाते हैं, ठीक है भाई। फिर बायां वर्षण दाएं वर्षण से बड़ा होता है, और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जिसको क्या कह दिया था अपन ने, एंड्रोजन हार्मोन, वो लीडिंग कोशिकाओं से पाया जाता है। ये देखो लीडिंग कोशिकाएं, मैंने आपको डायग्राम बना के भी बता दी है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अधिवर्षण क्या करता है, अधिवर्षण बेटा वर्षण से शुक्राणुओं को लेके कहां तक लेके आएगा, वास डिफरेंस तक लेके आएगा। इसका क्या हो गई, एक नलिका हो गई, जो क्या करती है, इसके 3 भाग होते हैं, एक तो होता है हेड, दूसरा होता है मिडिल, और तीसरा क्या होता है, टेल, ठीक है। और टेल भाग किससे जुड़ जाएगा, जो आखिरी भाग है वो तो किससे जुड़ेगा, वास डिफरेंस से जुड़ेगा, तभी तो वास डिफरेंस को शुक्राणु दे पाएंगे, ठीक है। जिसका काम क्या हो गया, स्पर्म का स्टोरेज हो गया, ठीक है, और परिपक्व, वहां स्टोर होके परिपक्व हो जाते हैं, और वहां परिपक्व होने के लिए स्टोरेज अगर वहां पड़े हैं तो उनको पोषण की आवश्यकता भी है, तो पोषण भी कौन प्रदान करता है, अधिवर्षण, ठीक है। अधिवर्षण क्या करता है, दूसरा कार्य क्या करता है, उनको पोषण प्रदान करता है। और तीसरा क्या बेटा, वर्षण से लेके वास डिफरेंस तक पहुंचा ही रहा है, उनको ट्रांसपोर्ट तो कर ही रहा है, तो क्या हो गया उनका तीसरा कार्य, ट्रांसपोर्ट या स्थानांतरण। वास डिफरेंस हो गई, ये क्या है, इसका तो सीधा काम भाई एक ही है, ट्रांसपोर्ट करना है। अधिवर्षण तक तो क्या किया था, अधिवर्षण ने क्या किया था, वास डिफरेंस तक तो ले दिया था। अब वास डिफरेंस को क्या करेगी, मूत्र मार्ग तक छोड़ देगी आगे, जिससे क्या हो गया, स्पर्म जब समागमी क्रिया हो तब बाहर आ जाए, ठीक है। सिसन क्या हो गया, समागम में मदद करता है, ठीक है। और इसका जो आगे का उभरा हुआ भाग है उसको ग्लास पेनिस कहते हैं, और ग्लास पेनिस के ऊपर जो कोमल त्वचा पाई जाती है, ठीक है, उसको क्या कह देते हैं अपन, प्रीप्यूस कह देते हैं। और ये जो यहां से है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, कि बिलाव और सुअर के अंदर तो ग्लास पेनिस अनुपस्थित होता है। ये सारे अपना एक एक क्वेश्चन है, एक लाइन एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऐसे नहीं गुरु जी हर लाइन ही क्वेश्चन थोड़ी होगी, अरे बेटा ये तो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, तो इसमें तो गुंजाइश है ही नहीं इसको छोड़ने की। तो ये तो हर लाइन ही आपको कोई ना कोई, या तो टेस्ट सीरीज में या और किसी में, और एग्जाम में भी पूरे चांस है ये इनमें से क्वेश्चन एक आए। घोड़े के अंदर क्या होता है, ग्लास पेनिस के ऊपर एक उभार होता है, उस उभार को क्या कहते हैं, कोरोना ग्लैंडिस। और जो डॉग के अंदर बताया मैंने, कुत्ते के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर आपस में जब सेक्स करते हैं तो वो आपस में अटैच हो जाते हैं, तो किसकी वजह से होते हैं बेटा, बल्बस ग्लैंडिस के पीछे एक फूला हुआ उभार होता है। और जैसे सेक्स होता है ना, सेक्स की क्रिया करता है, वैसे क्या होता है, समागम क्रिया के दौरान वो थोड़ा और फूल जाता है, ठीक है। तो और फूल जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर वो कुतिया उसको पकड़ के रख लेती है उस उभार की साइड से, ठीक है। और बक और रैम के अंदर यूरिथ्रल प्रोसेस पाया जाता है, और सूअर का जो अग्रभाग है वो कैसा होता है, पेनिस का ट्विस्टेड होता है, ठीक है। तो ये क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे अपन भाई, धन्यवाद।